अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के बस पॉडकास्ट कह लें, लेकिन एक तौर पे मैंने ये गाइडेंस सेशन रखा था मेरे अपने ख़ास दोस्त के साथ और मेरे बैचमेट भी हैं। इनके लिए आपने ज़ाहिर सी बात है एक फ़ीचर वीडियो होगी, वो देख के आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पे डायरेक्टली आए हैं उनके लिए मैं इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं साकिब अली खुदाई, जो कि 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट जिनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और इनका बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, बिकॉज ऑब्वियसली ये इतने माशाल्लाह पढ़ाकू हैं कि हर वक्त पढ़ाई में लगे रहते हैं। एंड ऑब्वियसली आई होप कि ये गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएँ। आज हमारे साथ साकिब हैं और इनकी ख़ास फीचर ऑब्वियसली आप लोगों ने वीडियो में देखी होगी, वो ये कि पूरे पाकिस्तान में से एक यू ग्रेड होती है जो यूएस की एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की स्कॉलरशिप है। पूरे पाकिस्तान में से आउट ऑफ 40,000 एप्लीकेंट्स ओनली 105 आर गोइंग टू यूएस। एम आई राइट साकिब? जी बिल्कुल। ठीक है, उसमें से पूरे सिंध में से साकिब सिर्फ अकेले लड़के हैं, और ये हमारे लिए एजाज़ है, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी और मेरे लिए भी ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली एक दोस्त है और खुशी है उसके लिए कि ये अब जा रहे हैं यूएस के अंदर और 5 अगस्त की इनकी फ़्लाइट है। गाइडेंस से पहले साकिब से कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं जो मेरी आदत है हर पॉडकास्ट के अंदर इंक्लूड करता हूँ। तो साकिब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। बहुत अच्छे। ठीक है, साकिब, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका बेसिक बैकग्राउंड कहाँ से है और आपने मैट्रिकुलेशन और इंटर कहाँ से किया? मामद, मेरा नाम साकिब खुदाई है और मैं ठट्टा सिंध से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन और इंटर दी नेविगेटर साइंस कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज एवर इन ठट्टा से। ठीक है। अच्छा साकिब, जेएसएमयू में आने से पहले आपका मोटिव क्या था? बेसिकली मेरी जो रैंक थी, मेरे डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड थी, तो आई हैड अदर ऑप्शन इन वेरियस यूनिवर्सिटीज। तो जेएसयू में आने से का जो बड़ा मोटिव था वो ये था कि यूनिवर्सिटी कराची में थी, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि कराची काइंड ऑफ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा आप इंटरेक्ट भी करते हो लोगों से, तो मैंने जाम शहर के मुकाबले में कराची को चूज़ किया और यही मेरा मोटिव था जेएसयू में। सही, मतलब कि आपका पहले से शौक था जेएसएमयू में आने के लिए कि कोई कराची की यूनिवर्सिटी हाँ आप सेलेक्ट कर। हाँ बिल्कुल, और ऊपर से ना ना हॉस्टल का नाम भी बहुत बड़ा है, तो इस वजह से जो है मैंने ना जेएसयू को चूज़ किया। अच्छा साकिब, फिर अपने ऑडियंस का जो है वो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपसे डायरेक्टली अपने जो इस वीडियो का जो टाइटल था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, साकिब, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके फाइनली सिलेक्शन हो गए और फाइनली आप जा रहे हैं यूएस के अंदर। साकिब, मुझे ये बताएं कि आपने मतलब यू ग्रेड 2022 में भी था जिसमें मैंने अप्लाई किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो 2023 के सेशन में ही क्यों, मतलब 2024 के सेशन के लिए क्यों अप्लाई किया, उससे पहले क्यों नहीं अप्लाई किया था आपने? यार, जब 2022 का सेशन था तो आई वाज इन फर्स्ट ईयर, मतलब 2021 में तो आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो बस से में आप यूग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं होते। और 2020 का सेशन में आई वाज इन सेकंड ईयर, तो उसमें ये था कि मुझे ये आइडिया नहीं था कि यूग्रेड भी अच्छी स्कॉलरशिप है। ऊपर से मुझे ये भी कंसर्न था कि मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी, मेरे बोर्ड्स होंगे थर्ड ईयर में, मेरे लिए इशूज होंगे। पर जब मैं थर्ड ईयर में आया तो मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया, पूरा पर्सपेक्टिव मेरा बदल गया और मुझे लगा कि नहीं, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, है ना। और जब मैंने अपनी क्लासेस अटेंड की और मैं वार्ड्स अटेंड किए तो रियलाइज़ कि हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं यूग्रेड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने इस साल अप्लाई करना चूज़ किया एज कम्पेयर। अच्छा साकिब, यू ग्रेड के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि ये जो है वो अंडर डेवलप्ड जो लोग हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे आप इंटीरियर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और एक माशाल्लाह के समझ जाएं कि लोअर मिडिल क्लास टाइप ही है। ठीक है, अब ये है कि उसमें एक स्टेटमेंट लिखी होती है यू ग्रेड के अंदर कि अंडर डेवलप्ड जो लोग हैं, स्पेशली डिसेबल्ड और वुमेन आर प्रायोरिटाइज टू अप्लाई फॉर यू ग्रेड। तो डू यू थिंक कि ये सिर्फ उनके लिए ही है, या मतलब कि अंडर डेवलप और कराची के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जो कराची वाले हैं या दूसरे बड़े शहरों वाले? जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यूग्रेड के जो एड होता है उसमें लिखा होता है कि अंडर डेवलप्ड पीपल एंड वुमेन आर हाईली एनकरेज्ड। लेकिन बिलीव मी, मैं जब अपने इंटरव्यू पे गया था, या जब अपनी अपनी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन जो इस्लामाबाद में हुई थी वहाँ पे गया था, तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, या बाहर रहते थे। इवन कुछ ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी यूरोप यूरोप या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में भी जा चुके थे और यूके वगैरह में भी जा चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि ये स्कॉलरशिप अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए है या डिसेबल लोगों के लिए है। हाँ, ये ज़रूर है कि वुमेन को और डिसेबल लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यू ग्रेड वांट पीपल विद अ विजन, द पीपल हु हैव विजन अबाउट द कंट्रीज ग्रोथ। वो लोग जिनके पास विजन होता है अपने मुल्क की ग्रोथ के लिए, वो उनको सिलेक्ट करते हैं। और मैंने देखा है कि इंटरव्यू भी उनका फोकस इसी चीज़ पे था, और एसओपी जो हम लिखते हैं यूग्रेड के लिए, उस पर भी हम इसी चीज़ पे फोकस करें तो बेहतर है।
सही। अच्छा साकिब, मुझे ना वैसे तो पता है, मुझे तो पता है एप्लीकेशन का प्रोसीजर, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने ज़बान से बताएं कि यू ग्रेड की एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होता है, और जो उनके जो स्पेशल ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट के अंदर मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और 6 कॉलम्स होते हैं जिस तरह की यू ग्रेड की एप्लीकेशन के अंदर। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि कैसी होती है एप्लीकेशन। अच्छा, तो एप्लीकेशन के प्रोसेस को हम बेसिकली तीन तो मैं डिवाइड करूँगा। उसमें जो दो से हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट जो पार्ट होता है वही होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके हवाले से वो जानना चाहते हैं कि आप कौन हो, आपके पे आप क्या करते हो, आप एज स्टूडेंट क्या क्या पढ़ते हो, आपकी जो है वो जीपीएस क्या है, ठीक है, और उसके अलावा आपने कभी कोई इंग्लिश प्रोफेशन टेस्ट दिया है या नहीं किया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनल रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो सेकंड सेक्शन आता है, वो आती है आपकी स्टेटमेंट पर्पस, वो लिखना होता है आपको, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूगेट एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें बहुत टाइम देके इस चीज़ को फोकस के साथ लिखना पड़ता है वगैरह। तो दूसरा हिसाब का ये आ गया, तीसरा हिसाब का आता है सर्टिफिकेट्स का। तो आई आई मेंशन कि जो दो से लास्ट वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसओपी और सर्टिफिकेट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो आपकी हमेशा कोई चेंज नहीं होगी, वो तो आपकी जो है वही रहेगी। आपको तो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, स्टेटमेंट पर्पस पे और सर्टिफिकेट्स पे होगा। तो बेसिकली तीन से होते हैं। तो आपने जैसे मेंशन किया कि आपकी जीपीए और ये चीज़, तो मुझे एक इम्पॉर्टेंट सवाल वैसे दिमाग में होता है, और अक्सर ये सवाल मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यस। कि डज जीपीए मैटर्स इन यू ग्रेड। तो आमिर, तुम जानते हो जब मैंने जीपी अप्लाई किया था यूके के लिए, तो आई हैड 4 GPA लास्ट 2 इयर्स जब मैंने अप्लाई किया था। तो आई हैड एज राइट गिविंग 4 GPA। तो अब ऐसा नहीं है कि वो लोग हाई जीपीए वाले लोगों को लेते हैं, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब मैंने पूछा लोगों से जो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए थे, उनसे जब मैंने पूछा, तो मैंने ये बात डिस्कवर की कि उनकी जीपीए अच्छी थी, उनकी CGPA जो थी वो अच्छी थी, मतलब 3.5 अब। तो स्टिल आई वुड से ट्राई योर लक, जीपीए डजंट मैटर, बट ये है कि फिर भी देयर इज सम रोल ऑफ सिलेक्शन के बाद, मतलब कि आपकी सिलेक्शन हो गई, ठीक है, आपको पता लगा, कंफर्मेशन मेल आ गया, तो उसके बाद मुझे बताएंगे क्या क्या प्रोसीजर होता है आपका। वेल इट्स वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस। आपकी सेक्शन हो जाती है, लाइक मेरी सेक्शन की मेल जब आई थी मुझे, इट वाज 19 मार्च, रमजान का महीना था, मुझे आई थी। तो उन्होंने मुझे मेल किया था कि हमें ना वो चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए दो, और उसके अलावा हमें चाहिए एनओसी। एनओसी वो द हार्डेस्ट पार्ट टू गेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, बाकी एलओआर तो मुझे मिल गए थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इन्होंने मुझे भेजा। आस्किंग फॉर द फर्स्ट कंफर्मेशन, जो एप्लीकेशन की कंफर्मेशन। अच्छा, एप्लीकेशन की बाद कोई सच स्टेप नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको बताते हैं कि फलां लोकेशन पे आपको आना है, आपका इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू होता है आपका, और बस उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, मुझे इंटरव्यू के बारे में बताएं कि आपके इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे थे और आपका पर्सपेक्टिव क्या था उन सवालों से रिलेटेड। बिल्कुल। वेल यूगेट्स इंटरव्यू तो ऑलवेज एक्साइटिंग पार्ट, बहुत एक्साइटिंग पार्ट होता है। उनका पैनल 3 लोगों पे कंसिस्ट करता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, और एक अमेरिका का ही कोई बंदा होता है, और तीसरा पाकिस्तान का। तो बेसिकली यहाँ पे 3 लोग होते हैं। व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटरव्यू, तो वहाँ पे एक फीमेल थी और 2 मेल थे, मेल साइकोलॉजिस्ट था। और इट वाज हेल्ड इन मैरियट होटल इन कराची, बस 12 बजे के बाद, सुबह 12 बजे के बाद हुआ था। तो यार इंटरव्यू जो है इनका बहुत अच्छा होता है। ये होता है कि भाई प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, यू शुड बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू, लाइक आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंटरेक्शन पावर, सब कुछ जज किया जाता है। आप जाते हो तो वहाँ पे और भी लोग होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको चाहिए आप उनसे बात करें, उनसे आप कम्युनिकेट करें, उनसे अपनी बातें डिस्कस करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो। अब जब मैं इंटरव्यू गया था, तो बेसिकली देयर वाज क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय एसओपी और माय एसे। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको से वो एक एसे भी लिखवाते हैं। 15 मिनट में आपको 15 मिनट में आपसे एसे लिखवाते हैं, आपको टॉपिक ऑन द स्पॉट देते हैं, आपको एसे लिखना होता है 15 मिनट। वही एसे आपका इंटरव्यू में रखा जाता है, और वहाँ उस एसे में से भी, और आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है उसमें से भी, और जो आपने सर्टिफिकेट दी है उसमें भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपने क्या क्या किया है। और बेसिकली जो अब मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, अदरवाइज दिस इंटरव्यू ना वेरी लेंथी। मैं बताऊंगा कि जब आप बात कर रहे हो लोगों के साथ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आपका आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रहे, और साथ में आप स्लर ना करो, बीच में रुक रुक के बात ना करो, और कोई चीज़ रिपीट ना करो। एंड प्लीज शो देम कि यू आर अ विजनरी पर्सन, यू बिलीव ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, एंड आई एम श्योर दैट विल मेक श्योर योर सिलेक्शन। तो आपने कहा कि ऐसे होता है, तो आपको कौन से टॉपिक पे ऐसे मिला था। ऐसे में आता द करंट बिगेस्ट इन पाकिस्तान फेसिंग नाउअडेज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, तो वैसे पर्पसली तो यही समझा जाता है कि इट डिपेंड्स अपॉन लक, या ठीक है, बट आप थोड़ा मुझे गाइड करें कि व्हाट अ पर्सन
शुड नीड्स टू डू कि वो स्टैंड आउट करे दूसरे एप्लीकेंट से मुकाबले में? लाइक पर्सनल स्टेटमेंट में कितना आपने काम किया और कितना करना चाहिए ऑनेस्टली? ओके, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आई जब मेरा पहला मैंने एड देखा था योगेट का आया था, तो मेरे दिमाग में यही ख्याल था, यार छोड़ो क्यों अप्लाई करें, सिलेक्ट तो वैसे नहीं होना भाई, ये तो उतना गलती नहीं किसी को स्कॉलरशिप, लेकिन फिर भी एक था कि यार अप्लाई कर देते हैं। तो व्हेन आई वाज अप्लाइंग तो मैंने एसओपी पे बहुत फोकस किया। ऑनेस्टली ऑनेस्टली आपकी जो एसओपी होती है इज द गेम चेंजर। लक होता है, आई एम श्योर लक होता है, लेकिन एसओपी इज द गेम चेंजर। जब एड देखा था उसकी दूसरे या तीसरे में एसओपी लिखना स्टार्ट की थी, और आई मीन आपको डेढ़ महीने का टाइम मिलता है। लास्ट डेट जो होती है एड के 1.5 महीने बाद होती है, तो वो पूरा 1.5 महीना हमने एसओपी को दिया है। एवरी अर्ली मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप और मैं अपनी एसओपी पे लिखता था, और पता नहीं कितनी एसओपीज 30 से 40 एसओपी लिख के मैंने मिटा दी, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और मैंने क्या किया था कि जब मैं एसओपी लिखता था तो एक ड्यूरेट का अल्यूमिनेटर मुझसे पहले जा चुका था, तो मैं उसको दिखाता था। अगर वो मुझे बताता कि ये गलती है, इसको मिटाओ, तो मैं इसको मिटा के दूसरी एसओपी लिखता था। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूँगा, यार अपना पूरा पोटेंशियल दो, 100% पोटेंशियल दो एसओपी। यही आपका गेम चेंजर है, यही आपको सिलेक्ट करवा सकती है। और पूरा टाइम दो लिखने, 1 महीने से 1.5 महीना, 2 महीने सुकून से लो। अच्छा साकिब, मुझे ये बताएं कि अब सवाल वो बनता है जिसका आंसर आप पहले दे रहे थे, वो ये कि आपकी जो है वो इंटरव्यू हो गया, ठीक है। इंटरव्यू के कितने टाइम बाद आपको सिलेक्शन की कंफर्मेशन आई? यार 2 वीक्स के बाद। 2 वीक्स के बाद। तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? यार दे वाज वेरी सरप्राइज, और बहुत खुश थे जब मुझे पता चला कि उनका बच्चा 40,000 लोगों में से सिलेक्ट हुआ है। लाइक टोटल 105 बच्चे हैं, और 40,000 लोगों में से सिलेक्ट होना ये बहुत बड़ी बात थी उन लोगों के लिए। सो दे वर रियली 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 हैप्पी। और ऊपर से अमेरिका भी जा रहा था, तो एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड, माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। अच्छा मुझे साकिब ये बताएं कि उसके बाद का आपका प्रोसीजर क्या था, उसके बाद आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी और क्या क्या का हर्डल्स थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्पेशली क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी और किस तरह हर्डल्स फेस की आपने? हाँ, थोड़ा जो यूगेट में क्या होता है कि जब आपका फाइनल सेक्शन हो जाती है तो इट्स गोना बी लिटिल टफ उसके बाद, क्योंकि प्रोसेस बहुत लेंथी होता है और बहुत हेक्टिक होता है। आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मांगते हैं। तो मुझसे पहले पहले उन्होंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और मांगा था, एनओसी मांगी थी। तो लेटर ऑफ एलओ तो आपको मिल जाता है यूनिवर्सिटी, किसी प्रोफेसर से आप उससे कहें, रिक्वेस्ट करें तो आपको दे देगा। एनओसी मिलना मुश्किल होती है, क्योंकि आप 5 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हो, आपके बोर्ड्स उसके बोर्ड हैं, क्लासेस उसके बोर्ड हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, है ना। तो आपको जो है, तुम भी मेरे साथ थे जब एनओसी लेने गए थे, आई रिमेम्बर। तो कितना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए एनओसी लेना। फिर फाइनली मेरे को कन्विंस किया, यार लाइक इट्स गोना बी रियली बिग स्कॉलरशिप। वो मैं इतने लोगों में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो उन्होंने जब फैक्ट्स और फिगर देखी, तो फिर वो भी उन्होंने इशू कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल गाइडेंस पूरी आपकी आती है, चेकअप होता है वगैरह। एंड उसके बाद आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको माइंड में रखनी है वाइल ट्रेवलिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आपसे, कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर आपने बीच में स्कॉलरशिप को ड्रॉप किया या आपने वक्त पे आप पाकिस्तान वापस नहीं लौटे, तो आपको इतने पैसे हमें देने पड़े जो हम पे वो खर्च कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आपकी आती है यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, जहाँ अमेरिका में आप कहाँ पढ़ोगे, आपकी कहाँ एडमिशन होगी, वो आती है। उसके बाद आपका आता है वीज़ा इंटरव्यू, और देन दे अरेंज प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन। मोस्टली इस्लामाबाद में होती है वो, जहाँ पे वर्कशॉप वगैरह होते हैं कि भाई आपको कहाँ कैसे सेटल, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, और आपका एनवायरमेंट कैसा होगा, इसके वजह से गाइडेंस होती है। तो इसमें अभी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस, इट्स टफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ती है। साकिब वैसे यूजुअली यूएस का जो वीज़ा है उसका टाइम लिमिट 323 है डेज़ है फॉर पाकिस्तानी, और कंफर्म नहीं होता कि मिलेगा भी नहीं मिलेगा 300 तकरीबन 1 साल के बाद। तो आपका वीज़ा कितने टाइम है विद कंफर्मेशन? अगर ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, आई रिमेम्बर मुझे यूनिवर्सिटी की मेल आई थी कि आपको सिर्फ वीज़ा जो एप्लीकेशन है वो फिल करनी है, मुझे पैसे भी नहीं पे करने पड़े। मैंने सिर्फ एप्लीकेशन फिल की, इसकी 3 दिन बाद ही मुझे मेल आई है कि आपका इंटरव्यू, 3 से 4 दिन बाद मुझे आया इंटरव्यू की मेल आया कि आपका इंटरव्यू है वहाँ पे यूएस काउंसिल ऑफिस में। फिर मैं वहाँ गया एंड इंटरव्यू वॉज वेरी स्मूथ। कुछ भी इतना नहीं पूछा उन लोगों ने हमसे, मतलब बस बेसिक चीज़ें कि आप क्या पढ़ते हो और आप क्या करते हो और फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद मेरा वीज़ा आ गया था। अच्छा साकिब, ये जो आप 5 से 6 महीने जाएंगे अभी, और ऑब्वियसली फिर आपका जो है वो पढ़ाई का लॉस होगा यहाँ की पढ़ाई का, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे आप अलग चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि इसको आप कोप अप कैसे करेंगे, और लाइक आपके ऑब्वियसली
इस बार चांस है कि मतलब चांस है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएं, आई होप एंड आई प्रे। बट जिस तरह की आपका टाइम लिमिट हुआ है उसमें हमारे एग्ज़ाम्स स्केजुअल है, ठीक है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम सप्ली में आता है, ठीक है, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, और गोल्ड मेडल क्या आप इस स्कॉलरशिप के चक्कर में छोड़ देंगे, ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल कि आप पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे। वामिक बात ये है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ना ये थोड़ा यूगेट का एक ड्रॉबैक ये है कि वो आपको जब बुलाते हैं तो देर आर हाई चांसेस कि आपकी क्लासेस हों, आपकी अगर आपके एग्जाम दो वगैरह, देर आर हाई चांसेस और वो आपके मिस हो सकते हैं। तो यूगेट का एक ये ड्रॉबैक होता है। और आई नो कि मैं जब जा रहा हूँ उसकी फ़ौरन बाद मेरा एग्जाम है, जब मैं वापस आऊँगा तो आई गेस मैं एक पेपर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। तो मेरा ये शेड्यूल है कि जब मैं अमेरिका में जाऊँगा तो मेरी हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में क्लासेस नहीं है। और अब जब अमेरिका में रहते हो तो हर फ्राइडे पे आप किसी दूसरी स्टेट में ट्रेवल करने जाते हो। लाइक आई विश टू विजिट न्यूयॉर्क सिटी एंड शिकागो, लॉस एंजल्स एंड मियामी हो गया, जो भी स्टेट्स हैं अमेरिका की बड़ी-बड़ी, सैन फ्रांसिस्को हो गया। तो ये सब भी मुझे घूमनी है। तो ये होगा कि मुझे अब ट्रैवल भी बैलेंस करना है, अपनी अपनी यूएस स्टडीज़ भी बैलेंस करनी है और साथ-साथ अपनी एकेडमिक्स जो भाई जो पाकिस्तान की है वो भी बैलेंस करनी है। तो इट्स गोना बी रियली टफ, बहुत टफ होगा मेरे लिए, लेकिन आई एम होपफुल कि मैं कर लूँ। साकिब, व्हाट डू यू थिंक कि कितने तक की स्कॉलरशिप मिली होगी, मतलब कितने डॉलर्स। गुड क्वेश्चन। ये आपकी स्कूल होती है अराउंड $30,000 व्हिच इज़ अराउंड लाइक 85 टू 95 लाख पाकिस्तानी। अच्छा, तो यूएस में जाने के अलावा आपको खाने पीने के अलावा हॉस्टल के खर्चे के अलावा और कुछ स्टिपेंड्स मिलेंगे। जी बिल्कुल। हमें अभी इन्होंने दिए थे $150 फॉर इसके लिए कि हम एयरपोर्ट वगैरह जा रहे हैं, लाइक फ्लाइट है पाकिस्तान से कतर, कतर से वाशिंगटन डीसी में है ना। तो क्योंकि 2 कनेक्टेड फ्लाइट्स हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई फ्लाइट डिले इशू हो जाए वगैरह तो उसमें आप वो खर्च कर सकें ना। बाकी जब हम जाएँगे वाशिंगटन में तो हमें पैसे मिलेंगे। तो इट्स लाइक अराउंड $3,800 की जो है वो स्टिपेंड है। विद उसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा स्टिपेंड है $3,800। सही। अच्छा, मुझे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ब्रीफली बताएं कि आपके 5 महीने का स्केड्यूल क्या है, मतलब कि यहाँ से आपकी कहाँ की फ़्लाइट है, मतलब कराची से कहाँ पे लैंड होना है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, हॉस्टल कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, और लाइक कौन कौन से दूसरे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अच्छा, तो बेसिकली मेरी फ़्लाइट जो है वो 5 अगस्त को है फ्रॉम पाकिस्तान टू कतर दोहा, उसके बाद फ्रॉम दोहा टू वाशिंगटन डीसी। वहाँ हमारा 3 दिन का स्टे है, मतलब हमारा कोई वर्कशॉप होगा, कल्चरल नाइट होगी और मे बी जो यूएस की जो डेलीगेशंस हैं उनके साथ कुछ मीटिंग्स होंगी हमारी। उसके बाद हमारा जो है वो वाशिंगटन डीसी से मेरा जो है वो एक अलग फ़्लाइट है मिनीसोटा मिनीसोटा अमेरिका की स्टेट है, वहाँ मेरी फ़्लाइट है। वहाँ से मैं जाऊँगा अपनी सिटी में जो मॉरिस मॉरिस सिटी है, वहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है। वहाँ मैं जाऊँगा। जो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा। और वहाँ जो है वो मैंने अपने मेजर्स उठाए हैं साइकोपैथोलॉजी और उठाया है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स एंड रिसर्च एनालिसिस। एंड एक यूगेट की ये भी रिक्वायरमेंट है कि आप जब यूनिवर्सिटी में जाओगे यूगेट की तरफ से तो आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे उठाने हैं, सॉरी एक सब्जेक्ट ऐसा उठाना है जो अमेरिका की स्टडीज़ में शामिल होता है, लाइक अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन गवर्नमेंट। तो आई चोज़ अमेरिकन हिस्ट्री। और उसके बाद एक ऐसा कोर्स जो आपकी एकेडमिक बिल्डिंग्स में हेल्प करे, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया या पब्लिक स्पीकिंग हो गई या आर्ट एंड पेंटिंग हो गई। तो आई चोज पब्लिक स्पीकिंग एंड द एकेडमिक बिल्डिंग स्किल्स। तो टोटल मैंने 4 सब्जेक्ट्स अभी सेलेक्ट किए हैं फिलहाल और मेरे हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी। साकिब, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने अपने एलुमनाई का जिक्र किया, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा फ्यूचर में यूएस का ख्वाहिशमंद है या अगर नहीं भी है तो उसको यूग्रेड से क्या फ़ायदा हो सकता है। यार ट्रस्ट मी बहुत सारा है, बहुत सारा। आपको अभी हम यूएस गए नहीं हैं, लेकिन अभी से हम ये डिस्कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं कि यार यूएस में की चीज़ें कैसे डील करते हैं। जी, जो भी लोग यूएस में सेटल होना चाहते हैं तो हर किसी के लिए, भले वो कितना भी बंदा अमीर हो, उसके लिए इनिशियल डेट बहुत मुश्किल होते हैं। यूएस में आप कितने भी रिच हो या आप कितने भी गरीब हो, आपके लिए इनिशियल डेट मुश्किल ही होने वाले हैं। तो अगर आप यूकेट में जाते हो तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हो। आपको आपको बहुत सपोर्ट मिलती है ना, क्योंकि आपको पता होता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर बुकिंग्स कैसे करनी है, आपको कम पैसे कैसे बचाने हैं, आपको कैसे कम पैसों में ट्रैवल करना है, अच्छा खाना खाना है और उसके अलावा और भी सारी चीज़ें ज़रूरतें पूरी करनी है। तो यू गेट हेल्प यू टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। और दूसरी बात ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल लोगों से बातें करते हैं। आप जब मेस पे जाओगे तो वहाँ पे चाइनीज़ होगा, फ्रेंच होगा, जापानीज़ होगा, कितने सारे कल्चरल बैकग्राउंड के लोग होंगे और आप जब उनसे कम्युनिकेट करोगे यू विल सी कि भाई आपका माइंड कितना ब्रॉड माइंड होगा, आपका कितना होगा। तो आई गेस यू गेट हेल्प यू अलॉट इन एंटरिंग द सिस्टम ऑफ अमेरिका अलॉट। तो आपका फ्यूचर है यूएस के अंदर। वेल आई कांट से एनीथिंग,
क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ आज अमेरिका की जो इन्फ्लेशन है वो इट्स लाइक पाकिस्तान में ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है अमेरिका। हम सब ये देख रहे हैं तो अमेरिका में ऐसी बिल्डिंग्स देखे, ऐसी बीचेस देखे इंस्पायर होते हैं। हमें लगता है कि अमेरिका इज द हेवन, नो डाउट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है वहाँ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दो दे आर चांसेस कि मैं यूएस में परसू करूँ। अच्छा साकिब, मुझे ये बताएं कि इज़ इट नेसेसरी कि आपकी इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए यू ग्रेड में अप्लाई करने के लिए? नो, नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो। आपकी जो है एसओपी जो आप देखते हो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कोई बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश यूज़ करो। नो, जो आपकी नेचुरल इंग्लिश है वो यूज़ करो, लेकिन आपकी जो स्टोरी है वो सच लगे, वो आपकी वेल आर्टिकुलेटेड हो और वो आपकी एक फ्लो में जाए, एक एक्साइटिंग हो, पढ़ने वाले को मजा दे। इट इज़ नॉट डिपेंड कि आप इंग्लिश कितनी अच्छी लिखी हुई है, कितनी हाई लेवल इंग्लिश है, नहीं, पढ़ने वालों को मजा दे, इसको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। तो एसओपी में भी कोई सा ऐसा हाई लेवल की इंग्लिश रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि लोगों की गलत फहमी में दूर कर देता हूँ। कोई इंग्लिश हाई लेवल की रिक्वायर्ड नहीं है, और ना ही इंटरव्यू में कोई आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इंग्लिश हाई लेवल की हो। बस इतनी आनी चाहिए कि आप अपनी बात प्रिसाइजली और क्लियरली उनको कन्वे कर सकें, ताकि वो समझ लें और आपकी बात को। जैसे साकिब आपने मेंशन किया कि इट्स नॉट नेसेसरी, बट उनकी जो एप्लीकेशन होती है उसमें वो पूछते हैं कि सेट का आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, या उनका मेरे ख्याल में टॉफल नाम का कोई एग्ज़ाम होता है, इस टाइप का कुछ होता है, तो वो भी उससे रिलेटेड पूछते हैं कि ये आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है? नहीं, देखो उस एग्जाम के देने से या ना देने से आप सिलेक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम जो भी सिलेक्ट हुए हैं, किसी ने भी टॉफल का एग्जाम नहीं दिया है, हार्डली किसी ने टॉफल का एग्जाम दिया हो, हार्डली किसी ने आईएलटीएस का एग्जाम दिया हो, किसी ने नहीं दिया। हाँ, वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि यूगेट के सिलेक्शन के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। जब आप इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाते हो तो एक इंग्लिश प्रोफेशनल की टेस्ट होता है, वो आपको देना पड़ता है। उसमें अगर फेल भी होते हो तो कोई मसला नहीं है। अगर आप फेल होते हो तो ये होता है कि आपको अमेरिका में एक इंग्लिश का सब्जेक्ट देना पड़ता है एक्स्ट्रा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पास हो गए, और वो भी एग्जाम का कोई मुश्किल नहीं होता, वो ऑनलाइन होता है, उसको कहते हैं ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट। वो यूगेट वालों की तरफ से ही होता है, जो आपको देना पड़ता है। उसके पास और फेल मैटर नहीं करता। सही। अच्छा साकिब, बस लास्ट सवाल, उसके बाद एंड करते हैं। मैं भी आप भी थक गए हो, ठीक है? सो बस ये कि हाउ दिस स्कॉलरशिप इम्पैक्टेड योर लाइफ? व्हाट जी आई ये स्कॉलरशिप आपकी आपकी ज़िंदगी पे कैसे इसने असर डाला, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप इस स्कॉलरशिप से दूसरों को क्या सबक देना चाहते हैं, और ख़ुद क्या सबक सीखा है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल घर में बहुत इज्जत बढ़ गई आफ्टर दिस स्कॉलरशिप। फैमिली में और रिलेटिव तक बहुत आके पूछते हैं कि भाई यूएस जा रहे हो वगैरह वगैरह। यू नो, हम पाकिस्तानी जो लोग अमेरिका जाते हैं, दे आर लाइक हाई प्रोटोकॉल, उनको हाई प्रोटोकॉल दी जाती है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि जो मैं दूसरों को सबक देना चाहता हूँ कि ये मत सोचो कि 40,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं या 80,000 लोग अप्लाई करें तो हम अप्लाई नहीं करें। प्लीज अप्लाई, फॉर गॉड्स सेक अप्लाई, दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ, वो भी फ्री में। इवन आपके पेरेंट्स भी आपके 95 लाख रुपीस खर्च नहीं करेंगे ऐसे, वो भी आपसे पूछेंगे कि हम क्यों खर्च करें, और यूगेट आपसे पूछता भी नहीं कि हम क्यों खर्च करें। दे विल जस्ट गिव यू दिस प्लेंटी ऑफ मनी। आई वुड से प्लीज अप्लाई करें। डोंट थिंक कि यार कोई वो अप्लाई कर रहा है तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, या वामिक अप्लाई कर रहा है तो ये तो इतना अच्छा बंदा है, इसके पास इतने अच्छे सर्टिफिकेट है तो मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी इसके मुकाबले में। किसी की भी एप्लीकेशन से आपकी एप्लीकेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी डेस्टिनी, आपका लक, आपकी जो पोटेंशियल अलग है, आप अप्लाई करें। ये सबक मैं सबको देना चाहूँगा जो मैंने सीखा ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर यूगेट। और मैं क्या सीखना चाहता हूँ वो ये है कि यार, जब आप अमेरिका जा रहे हो तो अमेरिका इज कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो माइंड सेट होगा वो थोड़ा बढ़ेगा। ऊपर से ये होगा कि अगर मैं अमेरिका में प्लान है तो मुझे ऑलरेडी हर चीज़ पता होगी अमेरिका के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल कि आई वाज आल्सो प्लानिंग टू अप्लाई फॉर electives इन अमेरिका इन सेंट लुइस हॉस्पिटल इन मिसूरी। वैसे यूएस इलेक्टिव अप्लाई के लिए अलो नहीं कर दिया आपको, ठीक है? ये आपको खुद थोड़ा माइंड से यूज करके अप्लाई करना पड़ता है। तो आई वाज आल्सो प्लानिंग टू अप्लाई। मैंने कोशिश भी की है, वहाँ पे हो रही है, मेरी काम चल रहा है। अगर हो गया तो मैं इलेक्टिव भी करूँगा। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यूएस में बच्चों के लिए कि आपको इलेक्टिव का चांस भी मिल जाता है। तो मेरा ये है कि भाई अब अच्छे तरह से पढ़ना है, अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाने, कॉन्टैक्ट्स बनाने, और नेटवर्किंग बनानी है, अच्छी रिसर्च करनी है, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में अमेरिका जाना पड़े तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो। बस यही। ठीक है। सो साकिब, आपकी मोटिवेशनल वीडियो सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा इस साल अप्लाई करना चाहिए। मैंने 2022 में अप्लाई किया था, इस होप के साथ कि क्या पता, वैसे भी कह रहा था कि सिलेक्शन तो होनी नहीं है। 2023 में मैंने इस वजह से अप्लाई नहीं किया, बट यू आर माई क्लोज फ्रेंड, मेरे सीजी के हो और 4th ईयर में भी हो, और पूरे सिंध से आप जीएसएमयू में सेलेक्ट हुए। सो आई होप कि मुझे भी इस साल अप्लाई करना चाहिए, एंड आई प्रे कि दूसरे भी अप्लाई करें, ठीक है? और आई थिंक इस साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि आपको देख के तो बहुत सारे तकरीबन सिंध के कर रहे होंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच साकिब फॉर योर टाइम, और हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।